समझना कि हम अप्रोच क्या होती है पेपर में। क्वेश्चन देखा, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बस यही अप्रोच। अब लास्ट के टाइम पर ये अप्रोच ही दिखाई देती है। अगर मैं बैठता तो मैं ऐसे ही करता उसे। अब देखो मैं क्या देखता, पूरा वीडियो देखेगा, हर टाइप के क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं, हर टॉपिक में से लिया हुआ है। तो आपका ये कोशिश रहना चाहिए कि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस हैं 23 या 24 से मैं बता दूंगा, आपको लास्ट में स्कोर बताना है कि कितना आपने स्कोर किया था। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है और ये है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड है, और इसे आप पहले समझिएगा और फिर जल्दी से फाइंड करना सोचो कि इन चारों में से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि इसका इनडायरेक्ट क्या होगा। देखिए मेरा पहचानने का तरीका, मैं क्या करता हूं, पहले वर्ब को देख लेता हूं रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट होता है इसमें जो वर्ब होती है उसको आप देखो और देख के समझ में आ जाएगा कि ये चेंज किस में हो रहा है। तो आराम से 2 ऑप्शन तो आप यूं ही काट देंगे। जैसे यहां पर लिखा हुआ है बिल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जो बिल होता है, शैल होता है, ये क्या पास्ट में जाता है, तो बिल का वुड, कैन का कुड, शैल का शुड हो जाता है। तो बिल का वुड ये तो कंफर्म है, ये आएगा ही आएगा। तो ये देखिएगा अब इन चारों ऑप्शन में क्या है कि वुड जो है वो दे रखा है, लेकिन एक चीज समझ में आ रही होगी कि ये इंटेरोगेटिव है। जब इंटेरोगेटिव यदि होता है तो इंटेरोगेटिव होने पर ये जो सैड होता है वो आस्क्ड में बदल जाता है, क्लियर है। और इनका जो कंजंक्शन होता है वो वेदर लगाया जाता है, ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब देखिए कंजंक्शन जो भी लगेगा इसके बाद तुरंत सब्जेक्ट आता है और फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से आपका जो डी वाला पार्ट है वो एकदम सही हो जाएगा। पहले वाला गलत क्यों है, क्योंकि इंटेरोगेटिव होने पर इसने सैड को चेंज नहीं किया है। दूसरा वाला जो है वो गलत क्यों है, क्योंकि सैड की जगह आस्क कर दिया है, जो कि एकदम गलत है। पास्ट में तो होना ही था, जबकि आस्क तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तीसरा वाला गलत क्यों है, क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो सैड को चेंज करना था। समझ में आया बात आपके। एक और चीज इसमें, एक और गलती है कि जो वुड होता है वो कभी कंजंक्शन का काम नहीं करता है, इसलिए आपका डी वाला एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है, पहले वाला समझ में आ गया होगा, कोई डाउट किसी का नहीं रहना चाहिए। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद में आपको अब ये नेक्स्ट वाला करवाता हूं, आपने कर लिया होगा। आई नो हर वेल शेड मनीषा, इसे उल्ट जैसे अगर कभी भी सैड मनीषा, सैड राम ऐसे लिखा हुआ है तो इसे मतलब पीछे से स्टार्ट करते हैं जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा मनीषा सैड, क्योंकि ये सिंपल है इसलिए इसमें ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अब एक चीज़ समझ में आपकी बात तो आ रही होगी कि मनीषा सैड है तो मनीषा सैड की जगह मनीषा सैड ही आएगा। अब ये सिंपल है तो सिंपल होने पर हम कंजंक्शन जो लगाते हैं वो दैट लगाते, इफ नहीं लगाते। समझ में आ गया, इफ यहां पर नहीं लगाएंगे। बात आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। अच्छा, इसके बाद ये देखेगा, एक और चीज देखेगा कि ये हो जाएगा मनीषा सेड दैट शी न्यू हर वेल। इसे पहचानने का तरीका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि सेकंड फॉर्म में जाती है। तो सेकंड फॉर्म मात्र देखो पहले वाले में दे रखी है और लास्ट वाले में दे रखी है, यानी कि इन दोनों में कोई सेकंड फॉर्म नहीं है। तो देखो बी और सी वाला गलत हो जाएगा। अब डी वाला गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि मनीषा सैड लिखा हुआ है, तो मनीषा सैड की जगह मनीषा सैड ही आना चाहिए, सेज नहीं आना चाहिए। क्लियर है, इसलिए आपका डी वाला जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद देखो एक्टिव से पैसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आपके सामने एक रखा हुआ है सवाल है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, बीच में कोई फालतू की बातचीत नहीं होगी। अगर एक्टिव से पैसे बनाने को आपको आ जाए और आएगा तो डायरेक्टली आप 4 ऑप्शन को ये देख लेना कि इसका टेंस परिवर्तित किस में होगा, तो आपके आराम से 2 तो ऐसे हट जाएंगे। बनाना नहीं है, बस आपको वर्ब देखना है, डायरेक्ट हो या एक्टिव हो। इसमें ये देखिएगा हैज बीन कट लिखा है, ऑलरेडी ये पैसे बना हुआ है। क्या है, ऑलरेडी ये पैसे बना हुआ है। जब मैं इसका एक्टिव बनाऊंगा तो एक्टिव जो होता है देखिएगा हैज हैव थर्ड फॉर्म जाता है, हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म में जाता है। तो उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा हैज हैव थर्ड फॉर्म। तो हैज हैव थर्ड फॉर्म में इसका उल्टा रिवर्स चेंज हो जाएगा। आपने आराम से वर्ब पढ़ रखी होगी तो मेरे मीनिंग को आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो रिवर्स करना भी आपको आना चाहिए। तो ये हैज हैव थर्ड फॉर्म वाला ऑप्शन देखिएगा, तो हैज हैव थर्ड फॉर्म, बीन नहीं आएगा क्योंकि एक्टिव में बीन नहीं आता। तो देखो बीन वाला ये कट जाएगा पहले वाला। दूसरा एक और चीज समझिएगा, यहां पर नो वन का कोई केस नहीं दे रखा है, कोई नेगेटिव नहीं कह रखा है, तो आपने नो वन से स्टार्ट नहीं करते। इसके बाद एक चीज देखिएगा दा केवल, ये तो इसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से शुरुआत कभी होती नहीं है एक्टिव की। एक्टिव की हमेशा सब्जेक्ट से होती है। इसका इसलिए आपका डी वाला एकदम सही है। अब आप कहेंगे सर संबंध तो इसमें दे ही नहीं रखा, तो आपने संबंध को सब्जेक्ट कैसे बना लिया। जब भी कभी पैसिव फॉर्म दे रखी हो और उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो वहां पर सब्जेक्ट मान लिया जाता है समवन, कोई व्यक्ति मान लिया जाता है। ऐसे में ऑप्शन भी आपको मिलेगा। तो इसलिए यहां पर आप चीज देख रहे होंगे समवन हैज कट द
द केबल वायर। अगर इसका आप पैसे बनाएंगे तो आपको यही नजर आएगा। वो कैसे? ये वर्ब है ना, वर्ब के बाद जो डायरेक्ट आता है, जो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाए, चाहे डबल हो चाहे फर्स्ट हो, उसे ही हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। ज्यादातर यही देखने को मिलता है कि पहले वाला अगर डबल दे रखा हो तो द केबल वायर ये पूरा है, ऑब्जेक्ट है, तो इसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा, बताओ क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा द केबल वायर। मुझे पता है हैज थर्ड फॉर्म जो चेंज होता है ये हैज बीन थर्ड फॉर्म में होता है, तो हैज बीन थर्ड फॉर्म। अब आप कहेंगे सर बाई समवन नहीं, लिखने की जरूरत नहीं होती है। समवन वगैरह को, नो वन को, इनको बाई लगा के नहीं लिखा जाता है। क्लियर है? चलिएगा आगे, एक और मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही पार्ट है, और ये सब आपको बहुत जल्द इस समय में आपको सॉल्व होना चाहिए। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, पेपर को बड़ी मेहनत से बनाया जाता है। वाई डू यू वेस्ट मनी? यहां पर मैंने सबसे पहले वर्ब को देख लिया कि डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो टेंस चेंज होता है, इज आर एम थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। तो इज आर एम थर्ड फॉर्म देखो, इसमें तो हैज है, तो इसलिए बी वाला आपका गलत हो जाएगा। इज आर एम थर्ड फॉर्म में होता है, तो देखो भाई अब बीइंग आ गया, नहीं बीइंग में नहीं होता, बीइंग वाला नहीं होता है, इज आर एम थर्ड फॉर्म में होता है। तो देखो यहां पर भी बीन आ गया, तो पहले वाला भी गलत हो गया, इसलिए आपका सी वाला एकदम सही हो जाएगा। इज आर एम थर्ड फॉर्म, तो देखो बाई का वाई हो जाएगा, और इज मनी वेस्टेड बाय यू, सी वाला एकदम सही है। तो आपको वर्ब भी आना चाहिए, कैसे कैसे होता है। इसके बाद 16 नंबर का, और ये काफी अच्छा है, मेरा फेवरेट है, बहुत समय पूछा जाता है। आई विश आई डैश अ सुपरमैन, काश मैं सुपरमैन होता। जहां पर भी कोरी कल्पना की जाए, आई विश, ठीक है, इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, इस तरह से कहीं पर भी कोई कोरी कल्पना की जाती है, तो कोरी कल्पना जो होती है ना, उसमें भी रूल जो होता है वो नहीं लगता है। अब भाई सही कोई बात लिखी गई है तो उसके लिए तो, सही बात के लिए तो कोई रास्ता होता है, ठीक है, कानून में हर जगह होता है, लेकिन यदि गलत है तो उसके लिए कोई रास्ता थोड़ी होगा। ऐसे ही जब ये कोरी कल्पना की जाती है तो ये रूल को फॉलो नहीं करता है। जब रूल को फॉलो नहीं करता है तो ऐसे में आई के साथ हमेशा वॉज आता है, लेकिन क्योंकि ये कोरी कल्पना पर डिपेंडेड होता है, इमेजिनेशन पर डिपेंड होता है, काश में सुपरमैन होता, अब है तो नहीं, ऐसे में हमेशा आई के साथ वर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए जो आपका सी वाला है वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, इमेजिनेशन वाला कभी हो, अरे ऐसे याद रखो, आगे आई विश आ गया और ज्यादातर वो वर्ब को ही फिल करवाता है, तो आपको वर ही लगाना है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। देखिएगा आगे और भी दे रखा है, ये लिखा है कि सम शॉट्स वर फायर्ड एट रैंडम, कुछ शॉट थे वो क्या थे, एट रैंडम तरीके से फायर कर दिए गए थे। तो एट रैंडम का मतलब होता है कि बिना किसी एम के, बिना किसी लक्ष्य के, समझ में आ गया? एट रैंडम के ना, रैंडमली, अचानक से किसी का नाम ले लिया जाता है, ठीक है, तो वो रैंडमली होता है। इज दैट क्लियर? अंडरस्टैंड? जब लकी ड्रॉ निकलता है तो वो रैंडमली ही निकलता है, मतलब विदाउट एनी एम, उसमें एम नहीं रखा जाता है कि अगर कोई स्कूल है और उसमें बच्चों का चयन किया जा रहा है तो एट रैंडमली उसको किया जाता है। वो क्यों? क्योंकि उसमें सपोज करो 10 बच्चों का चयन करना है तो आपको रैंडमली ही उसमें से पर्चियां चुननी पड़ती हैं, तो कभी एम नहीं होता कि उस पेरेंट्स के बच्चों को ही हमको लेना है। तो एट रैंडम मतलब विदाउट एनी एम, तो आपका ए वाला जो है वो एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है? तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाओ, चलो अपना स्कोर देखते जाइए कितना आपका स्कोर बन रहा है। आगे देखिएगा, ये बहुत प्यारा है कि अ डार्क हॉर्स, यानी कि एक ऐसा घोड़ा जो डार्क है। इसका मतलब क्या होता है कि ये एक इडियम है और इसका मतलब आपको बताना है। देखिएगा, अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है, पहले इन चारों को पढ़ो तब समझ में आएगा, क्योंकि जैसा लिखा हुआ है ना वैसा उसका मतलब होता नहीं, कुछ अलग होता है। जैसे ये देखिए, पहले वाला मैं आपको बताता हूँ। पहले है अ वाइल्ड एनिमल, एक जंगली जानवर, नहीं ऐसा नहीं होता। अ ब्लैक हॉर्स, ये भी नहीं होता, काला घोड़ा नहीं होता। अ फ्रंट रनर, सामने जो दौड़ रहा है वो नहीं होता। एन अननोन एंट्री, ऐसा कोई व्यक्ति जो कि अननोन एंट्री है उसकी, मतलब अचानक से सामने आ जाना, जबकि वो लगता नहीं है कि वो इस काम को कर सकता है। सपोज करो, मैं आपको बताता हूँ, एक है 18 साल का बंदा और वो मिस्टर खली जो हैं उनसे वो लड़ने के लिए बोल रहा है कि मैं आपसे फाइट कर सकता हूं। तो दिखने में तो नहीं लग रहा है कि वो खली को बीट कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने खली को भी बीट कर दिया, तो ये हो जाएगा अ डार्क हॉर्स। सपोज करिएगा आप रनिंग के टाइम पर, आपका जब फिजिकल हो रहा है, रनिंग के टाइम पर आपको लगा अरे ये तो नहीं दौड़ पाएगा, ये तो मुझे एकदम बिल्कुल खत्म लग रहा है, और उसने रेस मार दी, तो वो होता है अ डार्क हॉर्स। जो आपको न लगे और वो वास्तव में वैसा हो, दैट इज कॉल्ड अ डार्क हॉर्स। तो फर्स्ट यानी कि आपका जो सी वाला वो एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाइएगा। अब ये आपको
स्पेलिंग्स है 4 और इन चारों स्पेलिंग्स का आपको सही बताना है कौन कौन सी स्पेलिंग है जो कि एकदम सही है। अब ये स्पेलिंग्स हैं, गलत मत करना, चारों को पढ़ना पहले तब समझ में आएगा। तो 8वें नंबर की स्पेलिंग है एडजर्न। तो एडजर्न आपने खूब सुना होगा, जैसे हॉलीडे होता है ना, एडजर्न का मतलब अवकाश होता है। क्या होता है एडजर्न का मतलब? अवकाश होता है। क्लियर है? कोई भी जैसे कार्य स्थगन हो गया तो वो भी हम बोल सकते हैं। तो एडजर्न का स्पेलिंग क्या होता है? देखो एडजर्न होता है, कभी अजर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब डी वाला एकदम सही है आपका। मतलब क्या हो जाएगा आपका? डी इज द राइट आंसर। यानी कि ADJOURNMENT एडजर्न, तो डी वाला सही है। अब 9वें वाले में आपको बताना है कि कौन सा स्पेलिंग जो है वो सही होगा। बताओ। एग्रेशन। एग्रेशन का मतलब समझते हो? वही आक्रमण, आघात किसी के ऊपर कर देना, एग्रेशन होता है। तो अग्रेशन की स्पेलिंग क्या होती है बताओ जल्दी से, आपको मैं चांस देता हूं। देखो AGGRESSION यानी कि आपका जो पहला वाला है ए वही सही है एग्रेशन का, बाकी ये जो है वो गलत है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो अब मैं आगे बढ़ जाता हूं और ये वाला देखेगा। यहां पर पूछा है कि देयर इज अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द डिसीजेज ऑफ द आईज, यानी कि आंखों के डॉक्टर को क्या बोला जाता है? तो ये आपको मुझे बताना है। इस डॉक्टर का नाम आपने सुना होगा, उसे बोलते हैं ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। मतलब ए वाला जो होता है ना वही होता है। अरे आप ऐसे याद रखो, नहीं वो तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे याद रखो, याद ही करना पड़ेगा ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। अब बताता हूं ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है। ऑप्टिमिस्ट बोले तो आशावादी, पेसिमिस्ट बोले तो निराशावादी। तो ऑप्टिमिस्ट क्या होता है जल्दी बताओ? ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी। एक है ऑप्टिशियन। अरे ऑप्टिकल लगाते हो आप, तो ऑप्टिशियन वहीं से बना हुआ है। तो ऑप्टिशियन का मतलब होता है कि जो आंखों का चश्मा होता है ना, अरे याद करने का तरीका बताता हूं आपको, यानी कि चश्मा बनाने वाला डॉक्टर होता है ना, उसे बोलते हैं ऑप्टिशियन। एक है ऑर्थोडोंटिस्ट। तो ये तो वैसे आप पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहे होंगे, दांतों की साउंड आ रही है तो जो दांतों का संशोधक जो डॉक्टर होता है उसे बोलते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। तो याद कर लीजिएगा, डोंटिस्ट मतलब वही दांत जैसी साउंड आ रही है। तो डी वाला अलग चीज है, बाकी फाइनली ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा आपके लिए मैंने 11वां क्वेश्चन रखा है और 11वां थोड़ा सा अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मतलब अ सब्सटेंस इजली एवेपोरेटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर, यानी कोई सब्सटेंस है जो आसानी से कम टेम्परेचर पर भी क्या हो जाता है, वो बाष्पीकृत हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं बताओ जल्दी से? उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वॉलेटाइल। क्या बोलते हैं उसे? वॉलेटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल। अरे एक वॉलेटाइल मेमोरी भी तो होती है, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल होता है। समझ में आ गया? मतलब वही सामान्य एक नॉर्मल टेम्परेचर पर एवेपोरेट हो जाता है, बाष्पीकृत हो जाता है, तो वॉलेटाइल बोलते हैं। एक है इसमें स्टीड फास्ट। तो स्टीड फास्ट का मतलब होता है एक तरह से अटल, जो चल न सके। एक है इंड्यूरिंग का मतलब होता है जो टिकाऊ हो। एक है डेफिनेट का मतलब होता है एकदम निश्चित है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाओ। अब आपको ये कुछ एंटोनियम्स हैं, सिनोनियम्स हैं, मैंने हर चीज को रखा है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप मुझसे बोलें कि सर आप इन चीजों को छोड़ रहे हैं, तो मैं हर चीज को यहां पर रख रहा हूं। बस आपको रेगुलर जो है प्रैक्टिस करना है, पढ़ना है, एक भी दिन की क्लास मिस नहीं करनी है। अब तक 3 क्लास हो चुकी हैं, उसका लिस्ट मैंने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है। ठीक है, वो प्लेलिस्ट आप देख लेना और उनको तीनों को लगा करके ही आप जो है दूसरा काम करना आज। तो ये देखो आपसे पूछे एरोगेंट का स्पेलिंग पूछा है, मतलब इसका उल्टा क्या होगा? पहले ये समझो, एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ? मोडेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोडेस्ट हो जाएगा। भाई मोडेस्ट का मतलब होता है जो विनम्र हो। क्या होता है? जो ब्रह्म हो, पोलाइट हो, बेस्टफुल हो, जो हम्बल हो, उसे बोलते हैं मोडेस्ट। तो इसका जो उल्टा हो जाएगा वो आपका जो बी वाला है वो एकदम उल्टा हो जाएगा। आगे देखिए, अपलॉज, प्लीज गिव हिम अ बिग अपलॉज। तो अपलॉज का मतलब क्या होता है? अपलॉज देखो आपने खूब सुना होगा। अपलॉज का मतलब होता है कि सराहना, किसी की प्रशंसा करना, किसी की शाबाशी, तो अपलॉज बोलते हैं उसे। तो उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म हो जाएगा ना, किसी का क्रिटिसिज्म करना। तो क्रिटिसिज्म का मतलब किसी की आलोचना करना। अपलोज का मतलब किसी को सराहना, किसी का काम को अपलोज करना, सराहना, उसे शाबाशी देना। उल्टा हो जाएगा क्या ना, क्रिटिसाइज करना। तो वही है ये क्रिटिसाइज।
क्रिटिसिज्म तो वही है इसका मतलब किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। एक और स्पेलिंग दे रखी है इसमें, प्रेज, बड़ी अच्छी स्पेलिंग है प्रेज। प्रेज का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। बताओ प्रेज का मतलब क्या होता है? किसी की प्रशंसा करना होता है। चलो अब मैं आगे बढ़ जाता हूं। आगे एक और इसमें जो है अब आपको सिनोनियम मुझे बताना है। एब्सोल्यूटली का सिनोनियम क्या होता है? सिनोनियम पढ़ रखे होंगे आपने और उम्मीद करता हूं कि आप अब इतना पढ़ चुके होंगे क्योंकि पेपर नजदीक आ रहा है, कुछ गलत तो चल ही नहीं सकता। कहते ना एब्सोल्युटली मतलब पूर्ण रूप से एब्सोल्युटली फैंटास्टिक आंसर, पूरी तरीके से एकदम सही। तो पूरी तरीके से अब ये थोड़ा चारों को पढ़ेंगे, पार्टली जो है, रियली, एंटायरली, एक्सक्लूसिवली। तो इसका जो अब तो समझ में आ गया होगा। एब्सोल्युटली का जो एकदम सही सिनोनियम होगा एंटायरली मतलब संपूर्ण रूप से, एंटायर वर्ल्ड। तो एंटायरली जो है वो एब्सोल्युटली का ही क्या हो जाएगा? सिनोनियम हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अरे एंटायरली मतलब इसे वो भी बोल सकते हैं होली, मतलब WHOLLY, होली है ना, होल। ऐसे कंप्लीटली ये चीजें इसके सिनोनियम जो है बन जाएंगे। आगे देखो एक और सिनोनियम है अपीयर। ये देखो ये अच्छा है, ये आपके लिए एकदम लॉलीपॉप है। अपीयर का सिनोनियम आपसे पूछा है तो जल्दी से बताओ। देखो अपीयर का मतलब होता है दिखाई देना या प्रकट होना, वही होता है इसका मतलब। तो इसका जो चार ऑप्शन है, सी माने देखना, अलाउ माने अनुमति देना, सी माने प्रतीत होना और एंटर माने प्रवेश करना। तो सीम जो है यानी सी वाला वो इसका सिनोनियम हो जाएगा। अपीयर माने होता है जो आपके सामने हो, जो प्रतीत हो रहा है। तो सीम माने भी क्या होता है? दिखाई पड़ना या जान पड़ना, प्रतीत होना। तो सीम जो होता है वो इसका सिनोनियम है। अरे सीम का मतलब होता है जैसे लुक, ठीक है। तो फाइनली आपका जो सीम है वो इसका जो है सिनोनियम हो जाएगा। इसके बाद एक और सिनोनियम है, बड़ा ही अच्छा सिनोनियम मैंने यहां पर लिखा है, हो सकता है आपको नहीं पता हो, बट थोड़ा सा हम जो है आराम से सोच के, इसे जल्दबाजी नहीं करना है। आपने एक चीज पढ़ा होगा अमेंड, क्या पढ़ा होगा? अमेंड। ये थोड़ा स्पेलिंग आप जो है सही कर लीजिएगा, ये मैं सही कर देता हूं, AMEND, अमेंड होता है। अमेंडमेंट आपने खूब पढ़ा होगा। अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में संशोधन करते हैं ना, अमेंडमेंट होता है, तो वही है। तो अमेंड का मतलब क्या होता है? संशोधन करना। तो उल्टा क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से? अरे इसका ये सिनोनियम ही, सॉरी सिनोनियम बताना है, उल्टा नहीं बताना। तो अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना, तो ऑल्टर इसका वही होता है। ऑल्टर का मतलब होता है परिवर्तन करना, संशोधन करना है, बदलना, ठीक है। तो वो हो जाएगा रेक्टिफाई, करेक्ट, इमेंड, ये इसके सिनोनियम होते हैं। तो अमेंड का जो हो जाएगा वो एकदम हो जाएगा, बताओ कौन सा? ऑल्टर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो स्पेलिंग सही कर लेना, PDF में सही करके दे दूंगा आपको। आगे एक और सवाल आपसे पूछा, ये मैंने कल ही आपको दे दिया था, कल, आज तो वीडियो आया, बाकी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर आपको दे दिया था ये PDF सॉल्व करने के लिए। अब देखिएगा, रमेश डैश इनटू हिज ओन ट्रैप, रमेश अपने ही जाल में फंस गया। अब ये कैसे फाइंड करेंगे कि इन चारों में से कौन सा आएगा? देखो हम तरीका है हमारे पास, ये लिखा है फॉलिंग। बताओ बिना इज़ार एंड बॉज़ के बताओ ING कैसे आ सकती है डायरेक्ट? तो पहले वाला तो गलत हो जाएगा, ये तो बात समझ में आ रही है, पहले वाला गलत हो जाएगा। अब देखो वॉज फेल, नहीं भाई, वॉज फेल तो आ ही नहीं सकता, तो वॉज फेल गलत हो जाएगा, ये कोई पैसिव थोड़ी बना हुआ है। फॉल डाउन नहीं आ सकता क्योंकि फॉल फर्स्ट फॉर्म होती है, और रमेश अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बनाएंगे तो भी फॉल में फॉल्स आना चाहिए था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो ये नहीं बना, इसका मतलब सेकंड फॉर्म आएगा। और ये पास्ट इंडेफिनिट की हाई मीनिंग दे रहा है, रमेश अपने जाल में फंस गया, तो ये सेकंड फॉर्म से बनेगा, यानी कि फेल से बनेगा। आगे देखिएगा, शी जम्प्ड द बार टेबल, यानी कि जो बार टेबल थी सामने रखी थी उसके ऊपर उसने जंप किया। तो ये समझना है आपको, ऑन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर रखा हुआ है, मोशन नहीं है। लेकिन जब आप मोशन के साथ में किसी चीज के ऊपर जाते हैं वहां पर आपको अपॉन लगाना होता है, और जंप के साथ ऊपर यदि जा रहे हैं टेबल के, जैसे टेबल यहां पर रखी हुई है, आप नीचे हैं, यहां से अपने जंप करके इस टेबल के ऊपर आए, तो ये क्या हो जाएगा? पहले तो आप अप गए और उसके बाद ऑन हो गए, इसके ऊपर रख गई चीज, तो उसे बोलते हैं अपॉन। जब मोशन के साथ में कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ जंप करके वहां रखी जाती है तो उसे अपॉन कहा जाता है, तो अपॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा आगे, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें काफी बच्चे गलत कर सकते हैं और काफी बोलेंगे सर ये क्वेश्चन जो है वो गलत है। देखिए पहले समझना मेरी बात को। 32 है, आई हैव लिव्ड इन गुजरात, यानी कि मैं गुजरात में रह चुका हूं। क्लियर? मतलब या फिर ऐसे को मैं गुजरात में रहा हूं, एक ही मीनिंग है, प्रेजेंट परफेक्ट का है।
आई हैव लिव्ड इन गुजरात, मैं गुजरात में रहा हूं सिंस 7 ईयर्स, 7 साल। देखो सिंस 7 ईयर्स 7 साल से, 7 ईयर्स अगो 7 साल पहले नहीं। देखो भाई अगो लग गया ना मतलब पास्ट इंडेफिनिट आएगा। अब ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो अगो वाला तो आ ही नहीं सकता, तो बी वाला गलत हो जाएगा और सी वाला गलत हो जाएगा। अब ये देखो सिंस 7 ईयर, एक बात हो 7 जो होता है इसके बाद जो भी नाउन चलेगा वो प्लूरल चलेगा, लेकिन यहाँ तो ईयर लिखा हुआ है तो ये वैसे गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली गलत हो गया। बचा हुआ आपका फॉर 7 ईयर्स, ये सही है। मतलब आई हैव लिव्ड इन गुजरात, मैं गुजरात में रहा हूं फॉर 7 ईयर्स, 7 साल तक। तो फॉर का मतलब तक भी होता है, टिल भी होता है। मैं साल तक जो है ऐसे कर दो, मैं 7 साल के लिए, ऐसे तो थोड़ा मीनिंग जैसे आप अपने आप को संतुष्ट करें। मैंने बता दिया कि वो गलत क्यों है और ये सही क्यों है। अच्छा, अब आपको एक और बताना है कि अ फ्रेश माइंड गो अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग यू परफॉर्म एट योर पीक। इस सवाल को जो भी बताएंगे वो बहुत अच्छे होंगे और पूरा पढ़िएगा, गलत मत करिएगा। 36 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद में अच्छे से क्वेश्चंस को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपका पेपर तक बहुत अच्छे क्वेश्चंस के जो है सीरीज चलाई जा रही है। बस आप इसे अपना सपोर्ट, प्यार, मोहब्बत जो भी सपोर्ट कर सकें ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर जैसे ही अपलोड हुआ तुरंत पहुंचा दिया करें, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है। अब देखो इसमें समझने में कुछ भी नहीं है, बहुत आराम है। देखो पहले ये समझो, जब कभी सेंटेंस शुरुआत होता है उसमें आप सबसे पहले वर्ब को देखा करेंगे, वर्ब कहाँ पर है। तो देखो मुझे वर्ब तो नज़र आ गई, ये लिखा है गो। क्या है ये? गो, ये वर्ब है ना, और ये वाला पूरा हिस्सा है सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जैसा होगा वैसे ही वर्ब आएगा। यहाँ पर लिखा है अ फ्रेश माइंड, मतलब एक फ्रेश माइंड की बात हो रही है। जब एक होता है सिंगुलर होता है तो वहां गो नहीं गोज आता है। क्या आता है बताओ? गोज आता है। तो इस गो की जगह पर आना चाहिए गोज, इसलिए आपका ए वाले में गलती हो जाएगा। आगे देखो एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये है नीड नोबडी, दीज टिप्स विल हेल्प यू टू ऑप्टिमाइज योर वर्क। पढ़ लिया आपने, मैंने भी पढ़ लिया। अब इसमें गलती क्या है? गलती बहुत अच्छी है और आप इसे पहचान सकते हैं। देखो पहले वाले हिस्से में ही गलती है, फिर सर जी सही क्या होगा? नीड नो बरी नहीं कहा जाता क्योंकि नो के बाद तो नाउन आता है, तो इसलिए, जबकि बरी तो एक वर्ब है। ऐसे केस में जब भी कभी ऐसी कोई सिचुएशन फंस जाए कि ये वर्ब आ रही है, तो ऐसे केस में नो इस्तेमाल नहीं करते, वहां पर नॉट टू किया जाता है। यानी कि नो के बाद तो नाउन आता है, लेकिन अगर कोई वर्ब आ रहा है तो फिर नो को चेंज करो नॉट टू के अंदर। तो यहां पर जो नो है वो चेंज हो जाएगा नॉट टू के अंदर। क्या हो जाएगा बताओ? नॉट टू के अंदर हो जाएगा नीड नॉट टू वरी। आपने भी बोला होगा जैसे यू नीड नॉट टू वरी अबाउट योर सक्सेस, तो ये नीड नॉट टू वरी होता है। नीड के बाद अगर कोई वर्ब आ रही है और नेगेटिव सेंस देना है तो आपको बीच में नॉट टू लगाना होगा, नो नहीं लगाते। चलो बाकी सही है। आगे देखिए, स्नेहा वॉज अक्यूज्ड फॉर मर्डर ऑफ हर हस्बैंड, यानी कि स्नेहा को अपने पति के मर्डर के लिए उसे आरोपी बनाया गया था। बट द कोर्ट फाउंड हर, लेकिन कोर्ट ने पाया नॉट गिल्टी एंड एक्विटेड हर, और उसे छोड़ दिया गया। अब ये समझना इसमें क्या होगा। आपने पढ़ा होगा फिक्स्ड प्रीपोजिशन के अक्यूज्ड के बाद ऑफ आता है। क्या आता है बताओ? अक्यूज्ड के बाद ऑफ आता है, फॉर नहीं, अक्यूज्ड ऑफ मर्डर तो ऑफ आता है। ये आपने पढ़ा था, मैंने भी पढ़ा है, तो इसलिए इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑफ हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? देखिए आप सोचेंगे कि सर हमें याद कैसे करेंगे कि कौन सा फिक्स है कौन सा नहीं है, तो देखिए वो धीरे धीरे आता है, इतना जल्दी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस करना छोड़ा तो फिर स्कोर तो सर कम हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली, इसलिए आपको प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना है। इज दैट क्लियर? याद रखना अक्यूज्ड के बाद क्या आता है? ऑफ आता है। ऑफ का ही प्रयोग किया जाता है, मतलब अक्यूज समवन ऑफ समथिंग, कोई व्यक्ति किसी चीज़ के लिए, तो वो होता है टू चार्ज समवन भी बोल सकते हैं इसे। तो चलिए इसके बाद आगे देखता हूँ कुछ और है क्या सवाल? नहीं, खत्म हो गया। इसके बाद देखो ये पूरा वीडियो यहाँ तक समाप्त होता है। अब मैं, आप कहते हैं कि सर एक बार रिवीजन करवा दिया करो, रिकैप बड़ा ही अच्छा लगता है। चलो तो मैं 2 मिनट में आपको पूरा पेपर का एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। चलो देखो अब समझना कि हम अप्रोच क्या होती है पेपर में। क्वेश्चन देखा, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बस यही अप्रोच। अब लास्ट के टाइम पर ये अप्रोच ही दिखाई देती है। अगर मैं बैठता तो मैं ऐसे ही करता उसे अब देखो मैं क्या देखता, सबसे पहले मैं इसके पूरे पार्ट के अंदर ये देखता वर्ब कौन सी है। मुझे पता है बिल फर्स्ट फॉर्म है, मतलब वुड फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो वुड फर्स्ट फॉर्म वाले को मैं चेक कर लेता, और बाकी जो है 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आएगा। चलो आगे देखिएगा। तो देखिए मैं आपको और बताता हूँ,
यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में कंजंक्शन लगना चाहिए, इसमें नहीं दे रखा। इफ नो ये नहीं आ सकता। शीता एंड बुड, नो नो नो, बुड कोई कंजंक्शन नहीं होता, इसलिए आपका डी हो जाएगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव होने पर सैड को आस्क्ड में बदला जाता है, जबकि इन चारों में आस्क्ड नहीं दे रखा है, वैसे गलत हो गए। आगे देखिएगा, आई नो हर वेल शेड मनीषा, तो उल्टा बनाओ उसे, मनीषा सेड दैट आई न्यू, जो है आई न्यू हर वेल, तो यहां पर जो भी लिखा है ना, आई फर्स्ट पर्सन में चेंज होगा मनीषा के अकॉर्डिंग, इसलिए सी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मनीषा, और चेंज होगा मनीषा सैड के अंदर, तो ये हो जाएगा मनीषा सैड। आगे कहाँ है, ये देखो ये लिखा हुआ है, मनीषा सैड दैट शी न्यू हर वेल। आगे देखिए, द केबल वायर हैज बीन कट, ये ऑलरेडी पैसे बना हुआ है, इसका एक्टिव बनाएंगे तो हैज थर्ड फॉर्म आना चाहिए, बीन नहीं आता, तो देखो बीन वाला कट जाएगा, क्या हो जाएगा, बीन वाला कट जाएगा, तो समवन हैज कट द केबल वायर, मतलब डी वाला एकदम सही है। आगे देखो, व्हाई डू यू वेस्ट मनी, यहां पर लिखा है डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चेंज होता है इजआरएम थर्ड फॉर्म के अंदर, तो इजआरएम थर्ड फॉर्म में बीन नहीं आता, बीन नहीं आता। आगे देखो, बींग नहीं आता, इसलिए आपका सी वाला सही है। पढ़ थोड़ी रहे हम, तो अपना दिमाग लगा रहे हैं। कभी भी आई विश आ जाए, कभी कोरी कल्पना आ जाए, तो उसमें रूल नहीं चलता, इसलिए आई के साथ वर ही लगाया जाता है। एट रैंडम का मतलब होता है बिना किसी एम, बिना किसी लक्ष्य के, तो होता है विदाउट एनी एम। आगे देखो, अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है जो अप्रत्याशित विजेता, मतलब एन अननोन एंट्री। आगे देखो, एडजर्न ये बता दिया था हॉलीडे, और अग्रेशन वही आक्रामक, पहला वाला हो जाएगा। डॉक्टर होता है आंखों का होता है, उसे ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऑप्टिमिस्ट आशावादी, ऑप्टिशियन चश्मा वाला होता है, और जो होता है ऑर्थोडोंटिस्ट, ये हो जाएगा दांतों वाले डॉक्टर होता है। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो आसानी से कम टेम्परेचर पर भी वाष्पीकृत हो जाता है, उसे बोलते हैं वॉलेटाइल। क्या बोलते हैं उसे, वॉलेटाइल बोलते हैं। एंड्यूरिंग मतलब टिकाऊ होता है। आगे देखो, एरोगेंट होता है वही एरोगेंट टाइप का, इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ, मॉडेस्ट हो जाएगा। आगे, अप्लॉज किसी की प्रशंसा करना, उल्टा क्या हो जाएगा, क्रिटिसिज्म, मतलब सी वाला हो जाएगा। एब्सोल्यूट का मतलब पूर्ण रूप से, मतलब एंटायरली, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। आगे देखो, अपीयर, अपीयर मतलब प्रतीत होना, तो सी माने भी तो प्रतीत होता है। आगे, अमेंड, ये ई, ए की जगह ई कर लेना, अमेंड है सिनोनिम, इसका क्या हो जाएगा बताओ, ऑल्टर हो जाएगा, कोई संशोधन करना, कोई चेंज करना। इसमें क्या है कि मतलब रमेश अपने ही जाल में फंस गया, तो इसे बोलते हैं सेकंड फॉर्म आएगा। टेंस को देखो, पास्ट एंड डेफिनेट है। आगे देखो, शी जंप्ड ऑन अपॉन द टेबल, क्योंकि वो नीचे से ऊपर चीज पर कर रहा है तो अपॉन लगाते हैं। आगे देखिएगा, आई हैव लिव्ड इन गुजरात फॉर 7 years, में 7 साल तक जो है गुजरात में रहा हूँ। आगे देखो, अब फ्रेश माइंड सिंगुलर आ रहा है, इसलिए गो की जगह पर गोज आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे, आगे देखो, मुझे पता नीड के बाद अगर कोई भी वर्ब आता है तो वो हमेशा नो से नहीं, नॉट टू से जोड़ा जाता है। आगे, स्नेहा वॉज अक्यूज्ड ऑफ, तो इसलिए अक्यूज के बाद ऑफ आता है, ये